नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर जो एसएससी जीडी के बारे में और एसएससी कांस्टेबल का जो एग्जाम आने वाला आपके सामने, उसका जो इतिहास के ऊपर जो क्वेश्चन बना रहे थे, उसी श्रृंखला में आगे अगले क्वेश्चंस को हम देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से कौन सा शासक है जिसने 9वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास चोल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चोल साम्राज्य सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एक दक्षिण भारतीय महान वंश रहा है या साम्राज्य रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कहाँ पर है ये साम्राज्य, दक्षिण भारत में। अब आपके सामने ऑप्शन ये है, प्रश्न थोड़ा ध्यान रखेंगे कि किस शताब्दी की बात, 9वीं शताब्दी की, और किसके बारे में पूछा गया है, चोल साम्राज्य की, और पूछा गया है कि किसने स्थापना की थी। ऑप्शन में दिया हुआ पहला ऑप्शन कृष्ण प्रथम, दूसरा ऑप्शन है राजराज चोल, तीसरा ऑप्शन है विजयालय और चौथा दिया है आपके सामने परांतक। तो याद रखेंगे कि जो 9वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास जो चोल साम्राज्य की स्थापना हुई है, उसकी स्थापना करने वाला शासक जो है वो विजयालय दिखाई देता है। कौन दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है, विजयालय। और ये जो चोल साम्राज्य है ये भारत में, इसका दक्षिण भारत के इतिहास में इसका 2 बार उदय होता हुआ दिखाई देता है। एक बार प्राचीन काल में, जिस समय उत्तर भारत में मौर्य वंश या मगध साम्राज्य का शासन काल दिखाई देता है, उसी समय दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य भी दिखाई देता है। तो एक बार आपको प्राचीन काल के समय में दिखाई देगा और एक बार फिर आपको 9वीं शताब्दी के आसपास फिर से इसका उदय होता हुआ दिखाई देता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ध्यान रखना होगा। तो 9वीं शताब्दी के आसपास जब ये साम्राज्य का, इस चोल साम्राज्य का पुनः उदय हुआ, उस समय इसको स्थापित करने वाला जो राजा हमको दिखाई देता है वो कौन है? विजयालय। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के शासन काल में किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि तंजावुर कहाँ पर है? तंजावुर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि तंजावुर जो है तमिलनाडु में है और वहाँ पर एक बृहदेश्वर मंदिर है जो कि शिव को समर्पित है। और ये जो बृहदेश्वर मंदिर है वर्तमान में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और ध्यान रखेंगे कि इसी मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा नंदी भी हमको स्थित दिखाई देता है। तो एक विशाल नंदी इस मंदिर में स्थित है। ये सारे प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं, तो आपको इन सब बातों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब प्रश्न पर आ जाते हैं कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के शासन काल में हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला परांतक प्रथम, दूसरा है राजराज प्रथम, तीसरा है राजेंद्र प्रथम और चौथा दिया है राजाधिराज प्रथम। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो तंजावुर तमिलनाडु का जो बृहदेश्वर, या जिसको एक और नाम मिलता है तंजावेश्वर मंदिर भी इसका नाम मिलता है, साथ ही साथ इसका निर्माण करने वाला जो राजा यहाँ पर पूछा गया है वो है राजराज प्रथम। इसलिए इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो राजराजेश्वर मंदिर भी यही है, बृहदेश्वर मंदिर भी यही है और तंजावेश्वर मंदिर भी यही है। कौन सा? जो यहाँ पर आपके सामने प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको पता चल ही चुका होगा कि कौन है, राजराज फर्स्ट जो है वही इस मंदिर का निर्माता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है और वर्तमान में विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न पूछा गया है, चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी चोल वंश की राजधानी थी? तो पहला ऑप्शन है कावेरीपत्तनम, दूसरा है महाबलीपुरम, तीसरा ऑप्शन है कांची और चौथा ऑप्शन है तंजावुर। तो याद रखेंगे कि चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का एक महान साम्राज्य था जो कि आपको वर्तमान आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के आसपास इनका क्षेत्र विस्तार दिखाई देता है और इनकी जो राजधानी थी वो थी तंजावुर। ध्यान रखेंगे क्या थी राजधानी? तंजावुर। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है कि चोलों की राजधानी क्या हुआ करती थी? तंजावुर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंश कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 4 वंशों के नाम दिए गए हैं और ये है कि इन चारों वंशों में से कौन सा वंश है प्राचीन भारतीय इतिहास का जो कि अपने कुशल स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के लिए जाना जाता है या अपने कुशल ग्रामीण शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो चाहे वो स्थानीय स्वशासन के बारे में पूछा जाए प्रश्न, चाहे वो ग्रामीण शासन व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था, जो भी प्रश्न में दिया रहे उन सब का मतलब वो सारे प्रश्न एक ही जैसे प्रश्न है, आप समझिएगा। और उस प्रश्न का एक ही उत्तर होगा कि वो वंश है चोल वंश। ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत का महान वंश चोल वंश ही वो वंश है जो अपने स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए विश्व में प्रसिद्ध है या कम से कम भारतीय इतिहास में तो प्रसिद्ध ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? चोल वंश। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो प्रश्न को भी ध्यान रखेंगे, कुशल ग्रामीण प्रशासन के बारे में पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, कांसे की नटराज मूर्ति किस वंश की कलात्मक देन है? तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न में ध्यान देने की जरूरत है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा गया है किसके बारे में? कांसे से बनी हुई
नटराज की मूर्ति, नटराज भगवान शिव का एक रूप है जिसमें उनको नृत्य की मुद्रा में दिखाया गया है, नृत्य करते हुए, नाचते हुए, यानी कि नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो भगवान शिव का एक मूर्ति है, ये आपको याद रखना है। तो कांसे की, और जिसमें उनके रुद्र रूप को एक तरह से दिखाया गया है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि नटराज जो है भगवान शिव का एक रूप है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कांसे की नटराज मूर्ति किस वंश की कलात्मक देन है, यानी कि जो कांसे से बना हुआ नटराज की मूर्ति की जो परंपरा है, इनमें से वो कौन सा वंश है जिसने इस मूर्ति को बनाने की परंपरा की शुरुआत की थी। तो चार ऑप्शन है, चोल वंश, पांड्य वंश, गुप्त वंश और मौर्य वंश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चोल वंश। चोल वंश जो है उसी वंश के शासकों ने इस मूर्ति को बनाने की परंपरा की शुरुआत की थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इसका ये महत्वपूर्ण आंसर है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए चोल वंश इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस वंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया गया? तो यह प्रश्न भी दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है और प्रश्न पूछा गया है कि संगम साहित्य में किस वंश का उल्लेख नहीं है। तो ध्यान में रखना है आपको कि प्राचीन काल में जब उत्तर भारत में मगध साम्राज्य दिखाई देता है और हमको साथ ही साथ मौर्य वंश वगैरह का शासनकाल दिखाई देता है, उसी समय दक्षिण भारत में हमको 3 महान वंशों का शासनकाल भी दिखाई देता है। और इन 3 महान वंशों के जो तमिल विद्वान थे उनके द्वारा आपस में मिलकर के एक मीटिंग बुलाई गई थी और उसी मीटिंग को संस्कृत में संगम कहा गया। तो और वही संगम जो हुआ था उसी से जुड़ा हुआ साहित्य लिखा गया था, इसलिए उसको बोलते हैं संगम साहित्य। तो प्राचीन काल में दक्षिण भारत के 3 राजवंशों से जुड़ा हुआ एक इतिहास का आपको अध्याय मिलता है जिसका नाम है संगम काल, और प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है और आपको उसके बारे में बताना है। तो प्रश्न को एक बार देख लीजिए कि निम्न में से किस वंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। तो संगम काल से जुड़ा हुआ है संगम साहित्य, और ये संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इन तीनों संगमों में तमिल भाषा के जो विद्वान थे वो आपस में मिलकर के मीटिंग किए थे और ये सब बातें हुई थी। अब यहाँ प्रश्न पूछा गया कि संगम साहित्य में कौन से वंश की चर्चा नहीं की गई है। तो संगम साहित्य में आप देख लिए, पहला ऑप्शन है कदम, दूसरा चेर, तीसरा चोल और चौथा है पांड। तो याद रखिएगा कि संगम साहित्य में आपको कदम वंश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, बाकी इन तीनों ही वंशों का जो यहाँ पे नाम दिया है जैसे चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश, इन तीनों ही वंशों के शासन काल के इतिहास से संबंधित जो हमको अध्याय दिखाई देता है उसी को बोलते हैं संगम काल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा कि चोल, चेर और पांड इन तीनों के शासन काल से जुड़ा हुआ इतिहास दक्षिण भारत का क्या कहलाता है? संगम काल। और कुल कितने संगम हुए तो मैंने बता ही दिया, 3 संगम। संगम मतलब होता है मिलन, तो ये आपको याद रखना है। तो संगम वंश के इतिहास में जो वंश शामिल नहीं है वो है कौन सा? कदम वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए कदम्ब वंश। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है संगम साहित्य के अंतर्गत लिखा गया ग्रंथ तुलक्कापियम किस विषय से संबंधित है? तो जैसा कि मैंने बताया कि संगम साहित्य जो है जिसमें अलग अलग तमिल विद्वान मिले थे, उन लोगों ने अनेक पुस्तकों की रचना की है। तमिल खास करके वो सारे ही ग्रंथ जो हैं तमिल भाषा में या संस्कृत भाषा में मिलेंगे, मैक्सिमम सभी तमिल भाषा में हैं। तो प्रश्न ये पूछा गया कि संगम साहित्य जो लिखा गया है उनमें से एक ग्रंथ का नाम यहाँ पर दिया गया है तुलक्कापियम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है तुलक्कापियम, और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि तुलक्कापियम किस विषय से संबंधित है। तो आपके सामने यहाँ प्रश्न पूछा गया कि तुलक्कापियम नामक जो ग्रंथ है वो किस विषय से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया है तमिल कविता, दूसरा है तमिल व्याकरण, तीसरा है तमिल कला और चौथा दिया है राजनीति। तो याद रखिएगा ये जो तुलक्कापियम नामक जो तमिल ग्रंथ है वो तमिल व्याकरण ग्रंथ है। किसका ऐसा ग्रंथ है? तमिल व्याकरण का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिल व्याकरण। तमिल के ग्रामर की पुस्तक का नाम ही है तुलक्कापियम, और इस पुस्तक के जो राइटर है उनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है तुलक्कापियर। तो दोनों ही बातें आप याद रखेंगे। तुलक्कापियर इसके लेखक हैं, राइटर हैं, और उन्हीं के नाम से इस पुस्तक का नाम है तुलक्कापियम। तो तुलक्कापियर के द्वारा लिखी गई पुस्तक तुलक्कापियम जो कि क्या है? तमिल व्याकरण की पुस्तक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न भी। तो किसके बारे में पूछा गया है? मीनाक्षी मंदिर के बारे में पूछा गया है, और दक्षिण भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन 4 जगहों में से कौन सी जगह है जहाँ पर ये मंदिर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है मदुरै, दूसरा है पुडुकोट्टई, तीसरा है श्रीरंगम और चौथा दिया है तंजावुर। तो याद रखिएगा कि जो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है विश्व प्रसिद्ध, वो तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। कहाँ पर? तो मदुरै। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मदुरै। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर आता रहता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर।
मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, एक साहित्य है। अब प्रश्न में पूछा गया कि ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला अश्वघोष, दूसरा विशाखादत्त, तीसरा है कालिदास और चौथा ऑप्शन दिया है भास। तो याद रखेंगे मुद्रा राक्षस प्राचीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती हुई दिखाई देती है हमको। कौन से वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का इसमें वर्णन मिलता है और इस पुस्तक का जो लेखक हमको दिखाई देता है वो है विशाखादत्त। तो विशाखादत्त के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है कौन सी? मुद्रा राक्षस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशाखादत्त। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कल्हड़ के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न में किसके बारे में पूछा गया है? कल्हड़। कल्हड़ कौन है? तो कल्हड़ जो है उत्तर भारत के इतिहास से संबंधित एक लेखक हैं और ये जो है इन्होंने कश्मीर के इतिहास के ऊपर पुस्तक लिखी। तो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11वीं शताब्दी के आसपास के ये लेखक दिखाई देते हैं। कश्मीर का इतिहास के ऊपर इन्होंने किताब लिखी है। कल्हड़ वो व्यक्ति भी माने जाते हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वही वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में पहली ऐतिहासिक पुस्तक की रचना की है। तो बहुत सारे प्रश्न इनके बारे में बनते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि कश्मीर के इतिहास के बारे में या कश्मीर के शासकों के इतिहास के बारे में लिखने वाला जो व्यक्ति हमको दिखाई देता है वो कौन है? कल्हड़। अब उन्हीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि कल्हड़ के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला अर्थशास्त्र, दूसरा दिया है इंडिका, तीसरा ऑप्शन दिया पुराण और चौथा दिया है राजतरंगिणी। तो कल्हड़, जैसा कि मैंने उनके बारे में लगभग अधिकांश बातें बता दी हैं, उनके द्वारा जो लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है उस पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कौन? कल्हड़। और ये पुस्तक जो है वो कश्मीर के शासकों के शासनकाल से जुड़ी हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। हमने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? तो ये भी एक पुस्तक से जुड़ा हुआ प्रश्न है और ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। याद रखेंगे। और यहाँ पर पूछा गया कि ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए, वेदव्यास, पाणिनि, सुखदेव और वाल्मीकि। तो याद रखिएगा कि जो अष्टाध्यायी नामक ये पुस्तक आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है उस पुस्तक के लेखक दिखाई देते हैं पाणिनि। और ये जो पाणिनि है ये संस्कृत व्याकरण के आचार्य थे, संस्कृत व्याकरण के रचयिता थे। और ये जो अष्टाध्यायी पुस्तक आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है उसे संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक माना जाता है जिसमें 8 अध्याय, अष्टाध्याय मतलब 8 अध्याय दिखाई देते हैं। तो अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक के रूप में मानी जाती है और उसके लेखक कौन दिखाई दे रहे हैं हमको? पाणिनि। पाणिनि से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि पाणिनि किस प्रसिद्ध शासक के, भारतीय शासक के मित्र थे? तो याद रखिएगा कि पाणिनि जो है वो नंद वंश के प्रसिद्ध शासक महापद्मनंद के मित्र हुआ करते थे। ये भी एक प्रश्न आता है। साथ ही साथ एक और प्रश्न बनता है इसी पुस्तक और लेखक से जुड़ा हुआ कि जो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक है इस पुस्तक पर बाद में एक अन्य व्यक्ति ने टीका या टिप्पणी लिखी थी। मतलब पुस्तक ही है, टीका या टिप्पणी करके, मतलब टिप्पणी या टिप्पणी की गई है और वो पुस्तक के रूप में है। तो ये प्रश्न आता है कि अष्टाध्यायी के ऊपर किसने टीका या टिप्पणी की है पुस्तक के रूप में? तो याद रखिएगा कि इसी अष्टाध्यायी को अध्ययन करके यानी कि पढ़ करके बाद में पतंजलि, वही योग दर्शन जो के संस्थापक जो माने जाते हैं, तो पतंजलि ने एक दूसरी पुस्तक की रचना की जिसका नाम है महाभाष्य। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि अष्टाध्यायी के ऊपर एक पुस्तक है जो कि टीका या टिप्पणी के रूप में है, जिसको आप इंग्लिश में कमेंट भी बोल सकते हैं। और उस पुस्तक का नाम आपको दिखाई देता है क्या? महाभाष्य। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आता रहता है कि महाभाष्य तो किस पुस्तक के आधार पर लिखी गई है? तो महाभाष्य पुस्तक जो है वो अष्टाध्यायी के आधार पर लिखी गई है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी कभी कभी आ जाता है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं पतंजलि। तो पतंजलि ने पुस्तक लिखी है क्या? महाभाष्य। और ये महाभाष्य पुस्तक किस पुस्तक पर आधारित है? अष्टाध्यायी। और इस अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? जैसा कि मैंने बताया, पाणिनि। तो इस प्रश्न का उत्तर है पाणिनि। लेकिन साथ ही साथ आप अन्य बातों को भी याद रखें, ये सभी प्रश्न के रूप में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो भारतीय इतिहास में आपको दिखाई देता है कि अनेक प्रकार के दर्शन या फिलॉसफी के भी विचार दिखाई देते हैं। उन्हीं में से एक फिलॉसफी के बारे में, एक दर्शन के बारे में यहाँ पे प्रश्न है। और प्रश्न किसके बारे में? न्याय दर्शन के बारे में पूछा गया है कि न्याय दर्शन के विचारक यानी कि उसके जन्मदाता या प्रतिपादक कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, गौतम, कपिल, शंकर या वल्लभ। तो याद रखेंगे कि जो न्याय दर्शन है इस न्याय दर्शन के जन्मदाता माने गए हैं गौतम। तो ऋषि गौतम जो हैं उनको ही इस दर्शन या इस विचार का जन्मदाता माना गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, गौतम। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखेंगे कि न्याय दर्शन किसने दिया है? तो देने वाले व्यक्ति कौन है? गौतम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हू है। तो यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा गया कि मिलिंद पन्हू है, मतलब क्या है मिलिंद पन्हू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है संस्कृत ग्रंथ, दूसरा है जैन ग्रंथ, तीसरा है पाली ग्रंथ, चौथा है पारसी ग्रंथ। इन चारों ग्रंथों में मतलब है तो ये साहित्य, पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, साहित्य है, ग्रंथ है, पुस्तक है। अब ये प्रश्न पूछा गया कि कौन सी भाषा का ग्रंथ है, यानी कौन सी भाषा का साहित्य है ये। तो याद रखिएगा कि मिलिंद पन्हू जो है वो पाली भाषा का ग्रंथ है। पाली भाषा जो कि उत्तर प्रदेश के आसपास बोली जाती थी, अभी भी ये थोड़ा बहुत प्रयोग में चलती है, तो उसी से जुड़ा ग्रंथ है। तो मिलिंद पन्हू पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। लेकिन साथ ही साथ ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको यहाँ पर ये भी जान लेना चाहिए कि ये मिलिंद पन्हू जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो लेखक का नाम हमको इतिहास में दिखाई देता है नागसेन या नागार्जुन। तो लेखक का नाम हमको दिखाई देता है नागसेन या नागार्जुन। और इसके अलावा आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये जो पुस्तक है उसमें क्या विषय वर्णित है। तो इसमें विषय वर्णित है, एक राजा के बारे में वर्णन है, उस राजा का नाम हमको मिलेगा मिनांडर। तो एक हिंद यूनानी वंश का राजा है। कौन सा वंश, इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी वंश का एक राजा दिखाई देता है जिसका नाम है मिनांडर, जिसका हिंदी में भारतीय भाषा में नाम है मिलिंद। तो मिलिंद बोल लीजिए या मिनांडर बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो मिनांडर या मिलिंद, और मिलिंद या मिनांडर तथा नागसेन या नागार्जुन के बीच जो होता है एक धार्मिक बातचीत हुई है। और धार्मिक बातचीत के बाद ये दिखाई देता है कि मिलिंद या मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इन सारी घटनाओं का ही वर्णन इस पुस्तक में दिखाई देता है। तो मिलिंद पन्हू पाली भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है, जिस पुस्तक के रचयिता हमको नागसेन या नागार्जुन दिखाई देते हैं। और इस पुस्तक में का विषय क्या है, तो इस पुस्तक में हमको ये दिखाई देता है कि नागसेन और मिलिंद के बीच धर्म के बारे में चर्चा होती है। और इस धर्म के बारे में चर्चा के बाद ये होता है कि मिलिंद ने यानी कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इन सारी घटनाक्रम का वर्णन इस पुस्तक में दिखाई देता है। तो ये सारी ही बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, याद रखेंगे आप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पाली। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम राज तरंगिणी के ऊपर प्रश्न कर चुके हैं और उसके बारे में बता चुका हूं मैं कि राज तरंगिणी जो है वो कश्मीर के शासकों के इतिहास से संबंधित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और उसके लेखक कल्हण दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि उस ग्रंथ में कुल कितने तरंग है। तरंग मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं अध्याय। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया 8, दूसरा 9, तीसरा 10 और चौथा 11। तो ये पुस्तक के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अब आपको बस इतना बताना है कि इसमें कुल कितने तरंग यानी कि कुल कितने चैप्टर हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है। इस प्रश्न का सही उत्तर कि इसमें कुल 8 अध्याय या 8 तरंग हमको दिखाई देते हैं। बढ़ते हमने अगले प्रश्न की ओर। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ग्रंथ है, याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और ये भी एक तरह का ग्रंथ या पुस्तक ही है। तो प्रश्न में पूछा गया स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है भास, तीसरा है भवभूति और चौथा दिया है राजशेखर। तो याद रखेंगे ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक हमको दिखाई देते हैं भास। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है, भास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भास। भास ही वो लेखक हैं जिन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। तो ये जो आपने यहाँ पर प्रश्न देखे हैं अभी तक, ये सारे ही प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में आते रहते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाएं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप बड़े ध्यान से देखिएगा और इनके उत्तर भी आप याद कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।